हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज एक न्यू फैन फिक्शन वन शॉट एफएफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक शानवांग फैन फिक्शन है जिसमें टॉप विंग और बॉटम लानवांगची है। ये एक मॉडर्न एफएफ है जिसमें आपको लव रोमांटिक सीन भी दिखेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। ये एक वन शॉट एफएफ है, इसीलिए ये एक ही पार्ट में ख़त्म होगा और जो कि बहुत लॉन्ग बनने वाला है। इसीलिए जिनको लॉन्ग फैन फिक्शन पसंद नहीं है वो ये वाला फैन फिक्शन को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानवांग वन शॉट एफएफ को। एफएफ की शुरुआत में ही हम वांग जी और विंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। वांग जी एक अनाथ बच्चा है जो कि एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा है। वो अब बड़ा हो गया है, इसीलिए वो अब खुद की जिम्मेदारी लेना सीख गया है और वो अपने सारे के सारे जो कि अनाथ दोस्त थे उन सब के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बेकरी खोला है और जहाँ पर वो केक वगैरह बनाता है और डिलीवरी करता है। वांग जी का सिर्फ एक ही काम है, डिलीवरी करना, और उसके जो सारे दोस्त हैं उनके अलग अलग काम है, जो कि किसी का काम है केक बनाना, किसी का बर्तन धोना, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है। और इधर हम विंग के बारे में बात करें तो विंग एक बहुत बड़ा फेमस सिंगर है, एक सॉन्ग राइटर, एक सिंगर। विंग बहुत फेमस है एंड बहुत रिच भी है, इसीलिए विंग के पीछे बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे ओमेगास भी पागल है। उसके बहुत सारे फैंस भी है क्योंकि विंग एक आइडल है। और इधर हमारा वांग जी भी विंग का एक बहुत बड़ा फ़ैन है। वो विंग का इतना बड़ा फ़ैन है कि हमेशा अपने घर के पास दीवार पे विंग का फ़ोटो चिपका के रखता है। वो विंग को अपना क्रश मानता है। हर रोज़ की तरह वांग जी अपने काम को लेकर बिजी था। वो सुबह से लेकर डिलीवरी कर रहा था। लगभग शाम हो गई थी। वो पास में ही शहर में सुना था कि विंग आया है और उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट चल रहा है जहाँ पर विंग गाना गा रहा है। वांग जी चाहता था वहाँ पर जाना, लेकिन वांग जी अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि आज वो जा ही नहीं पाया। बहुत दूर नहीं है, बस पास के ही सिटी में है। बट वांग जी इतना लाचार है, वो अपने काम को छोड़कर जा नहीं पाया, इसीलिए वो बहुत दुखी था। वो अपनी स्कूटी को लेकर वापस आ रहा था। उसने साड़ी की सारी डिलीवरी ख़त्म कर दिया था। अब उसे घर जाकर थोड़ा आराम करना है। वो जब वापस आ रहा था तब वो देखता है कि एक मास्क पहनकर एक लड़का बहुत ही तेज़ स्पीड से दौड़ रहा है रोड के उस साइड। वांग जी उसे देखते हुए बोलता है कि ये मरना चाहता है क्या? ये रोड के साइड इतनी तेज़ से दौड़ क्यों रहा है? तभी वांग जी की नज़र उसके पीछे की तरफ जाता है। वांग जी की नज़र जब उसके पीछे की तरफ जाता है तो वांग जी अपनी स्कूटी को रोक लेता है और वो पीछे के लोगों को देखने लगा। उस मार्क्समैन के पीछे जितने सारे लोग थे ना, उन सब के हाथों में गन वगैरह, चाकू, ये सब नाइफ वगैरह था। वांग जी बोलता है कि क्या ये लोग इसे मारना चाहते हैं? ये लोग इसके पीछे क्यों भाग रहा है? वांग जी को चिंता होने लगता है। वांग जी भी अपनी स्कूटी को वहाँ पर रख देता है और रखने के बाद वो भी उस साइड दौड़ने लगा। वो लोग उस मार्क्स वाले लड़के के पीछे दौड़ रहे थे और वो लोग बार बार कह रहे थे एक बार हाथ में आ जा, उसे मार कर दम लेंगे। लेकिन वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और वो बहुत ही स्पीड में भाग रहा था। अचानक ही उस लड़के के हाथ को कोई पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसे एक दीवार की तरफ खींच लेता है एक कोने में, और उस साइड से वो सारे के सारे जो लोग थे ना, वो मार्क्स वाले लड़के का पीछा कर रहे थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। वो लोग वहाँ पर आके रुक जाते हैं और वो बोलते हैं कि कहाँ चला गया वो। इस तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि उस मार्क्स वाले इंसान को बचा कर उस कोने में छुप कर बैठा हुआ था नहीं, खड़ा था। लेकिन वो जो मास्क पहनकर जो लड़का था वो वांग जी को देख रहा था। धीमी सी रोशनी जो कि रोड के साइड से आ रहा था वो वांग जी की फेस के ऊपर गिर रहा था। वांग जी का फेस सितारों की तरह चमक रहा था और वो मास्क जो पहनकर जो लड़का जिसको वांग जी ने बचाया, वो लड़का भर भर के वांग जी को देख रहा था, वांग जी की आंखें को देख रहा था। और वो जो लड़का था वो जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी भी उसे नोटिस करता है। वांग जी उससे बोलता है कि ये लोग तुम्हें दौड़ा क्यों रहे हैं? क्या ये तुम्हें मारना चाहते हैं? तभी वो मार्क्स वाला इंसान अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए हाँ बोलता है। वांग जी बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये सुनने के बाद वो मार्क्स वाला इंसान उसकी तरफ देखने लगा।
वांग जी बोलता है कि कब तक दौड़ रहे हो तुम, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वांग जी बोलता है कि क्या तुम बात नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो बाक्स वाला जो इंसान था वो बात ही नहीं कर रहा था, वो चुपचाप सिर्फ वांग जी को देख रहा था। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और बोलता है कि ढूंढो उसे, कहाँ चला गया, उसे मारो, बॉस ने ऑर्डर दिया है उसे मारने के लिए। तभी वांग जी उसकी फेस को पकड़ता है और जैसे कि उसकी लिप्स को अपने साथ टच कर लिया। उस मास्क वाले पर्सन ने अपने मुंह पर मास्क पहना हुआ था और उसका लिप्स मास्क के अंदर था, मास्क से कवर था, और हमारा वांग जी का लिप्स उस मास्क के ऊपर था जो उस लड़के ने पहना हुआ था। उस लड़के की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी ये देखने के बाद कि वांग जी ने उसके साथ क्या कर लिया। मास्क के ऊपर से ही सही, लेकिन किसी तो हो चुका है ना। फिर वो लोग उस कोने के अंदर झांक के देखने लगे, जो लोग उस मास्क वाले लड़के का पीछा कर रहा था। वो लोग जब झांक कर देखता है, वो देखता है कि दो लड़के वहाँ पर खड़ा होकर एक दूसरे को किस कर रहे। ये देखने के बाद वो लोग बोलते हैं कि छी ये कितने गंदे हैं, और ये बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वांग जी उस मार्क्स वाले जो पर्सन था उसे छोड़ता है, और छोड़ने के बाद उसे बोलता है कि चलो यहाँ से, और फिर वो उसके हाथों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वहाँ से दौड़ने लगा। जब वांग जी उसके हाथों को पकड़ के दौड़ रहा था, तब वो जो मार्क्स वाला पर्सन था वो सिर्फ वांग जी को देख रहा था। वो ना ही रोड को देख रहा था, ना ही रास्ते को देख रहा था, वो सिर्फ वांग जी को देख रहा था। और वांग जी उसके हाथों को पकड़ कर वहाँ से भाग रहा था, ताकि वो जो पर्सन उस मार्क्स वाले इंसान को मारना चाहता है, ताकि वो उन लोगों को पकड़ ना सके। वांग जी रोड के साइड आकर उसके हाथ को छोड़ देता है और अपने घुटने के ऊपर हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से हाँफते हुए बोलता है कि बच गए, वो लोग हमें भी पकड़ लेते। और फिर वो उस मार्क्स वाले पर्सन की तरफ देखता है जो कि उसे ही देख रहा था। फिर वांग जी उससे बोलता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। और तभी वो जो मास्क पहन कर जो पर्सन था वो वांग जी को एक साइड में इशारा करके दिखाता है कि उस तरफ है। वांग जी बोलते कि वो तो तुम बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। और फिर वांग जी अपनी स्कूटी को उसके पास ले आता है और बोलते कि मेरे पीछे बैठ जाओ। और फिर वो मार्क्स वाला जो पर्सन था वो वांग जी के पीछे बैठ जाता है, और फिर वो वांग जी के कंधों के ऊपर अपने हाथ को रखता है। वांग जी बोलता है कि वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाह रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें बचाना, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। और फिर तभी वो मार्क्स वाला इंसान वांग जी को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। तभी वांग जी अपनी स्कूटी को रोक देता है और बोलता है कि तुम्हारा घर अभी आ गया है क्या। वो मार्क्स वाला इंसान वह उसकी स्कूटी से उतर जाता है, और उतारने के बाद उसे झुक कर थैंक यू बोलता है। वांग जी बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस तुम्हारी मदद की है। उस मार्क्स वाले पर्सन ने कोई भी बात नहीं किया था वांग जी से, बस झुककर थैंक यू बोला था। फिर वो मार्क्स वाला पर्सन एक बड़े से ब्लैक कलर की कार के पास जाता है, और फिर तभी वहाँ से एक आदमी निकलता है। निकलने के बाद उसकी जो कार है, कार का डोर को ओपन करता है। तभी वो मार्क्स वाला पर्सन वांग जी की तरफ दिखता है। वांग जी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वो मार्क्स वाला पर्सन गाड़ी के अंदर चला जाता है वांग जी को एक बार देखकर, और फिर वो ब्लैक कलर की कार वहाँ से निकल जाती है। वांग जी बोलता है कि कितना अजीब इंसान है, क्या ये बात नहीं कर सकता है। और फिर वांग जी बोलता है कि खैर मुझे क्या, मुझे अपने काम से मतलब है, अच्छा हुआ आज मैंने एक अच्छा काम किया। और फिर ये बोलने के बाद वांग जी अपनी स्कूटी को लेकर फिर से अपनी बेकरी की तरफ जाने लगा। फिर हमें वो ब्लैक कलर की जो मास्क पहनकर जो इंसान जिसको अभी के अभी वांग जी ने बचाया उसे दिखाया जाता है। वो गाड़ी में बैठ चुका था और वो अपने घर जा रहा था। वो अपने मास्क को उतारता है, और उतारने के बाद गाड़ी के पीछे वाले कांच से बाहर देखने लगा। वो देखता है कि वांग जी अपने स्कूटी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो मार्क्स वाला जो पर्सन था वो अपने मार्क्स को उतार देता है। वो और कोई नहीं, हमारा विंग था। विंग उसे देखकर एक स्माइल करता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुमसे फिर दोबारा ज़रूर मिलूंगा। इधर हमें लानवांग जी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेकरी में पहुंच चुका था। वो अपनी स्कूटी को साइड में रख कर वो सीधा अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो सोफे के ऊपर बैठ गया। उसे ऐसे बैठते हुए देखकर उसका एक दोस्त जिसका नाम वेन चाओ है वो उसके पास आता है और बोलता है कि अरे लानवांग जी, तुम आज इतने लेट क्यों आए, कहीं तुम पास के शहर में विंग का परफॉर्मेंस देखने तो नहीं गए थे। ये सुनने के बाद लानवांग जी बोलता है कि मुझे फुर्सत मिला है कि मैं जाऊँ,
मैं कितना मैं कितना अनलकी हूँ। मैं उसका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आज भी देखो, आज तक भी मैंने उसका एक भी शो नहीं देखा। मैं हर वक्त मिस कर देता हूँ। वेन चाओ बोलता है कि हर 6 महीने बाद विंग एक एक करके एक एक शहर में जाता है और जाने के बाद वो वहाँ पर जाकर परफॉर्मेंस करता है। उसका सॉन्ग सुनने के लिए बहुत सारे फैंस आते हैं, जो कि स्टेडियम में जगह भी नहीं होता, टिकट सारे के सारे बुक हो जाते हैं। उसका कितने सारे फ़ैन हैं बोलो। ये सुनने के बाद लानवांग जी गहरी सांस छोड़ते हुए बोलते हैं कि हाँ, और मैं सबसे अनलकी फ़ैन। ये सुनने के बाद वेंचा बोलता है कि अब दुखी भी मत हो, अब फिर से तुम्हें 6 महीने और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि विंग अब 6 महीने बाद इस सिटी में आकर फिर से एक नया कॉन्सर्ट करेगा, तब तुम जा सकते हो। लानवांग जी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोलता है कि हाँ, मैं थक गया हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, गुड नाइट दोस्त। और ये बोलने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है और फिर अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर वो दीवार की तरफ देखता है जहाँ पर विंग की फ़ोटो लगी हुई थी। वो विंग की फ़ोटो की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मैं इतना लकी हूँ कि मैं तुमसे एक बार भी मिल नहीं सकता। मुझे तुमसे एक बार मिलना है, तुम्हारे एक बार ऑटोग्राफ लेना है मुझे, बस एक बार। ये बोलने के बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांसें छोड़ता है। सीन चेंज होता है। विंग अब घर आ चुका था और वो उस लड़के के बारे में सोच रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी। विंग बोलता है कि कौन है वो, उसने मेरी जान बचाया, एक फरिश्ते की तरह आया और मेरी जान बचाया। विंग उसके बारे में सोच रहा था। विंग बोलता है कि उसकी फेस कितना खूबसूरत था, उसकी आंखें, उसके लिप्स कितने खूबसूरत थे, और जब लाइट्स उसके ऊपर, उसके फेस के ऊपर लग रहा था तो वो सितारा की तरह चमक रहा था। वो बहुत खूबसूरत था। वो एक मेल ओमेगा था। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर, आपको कैसे पता कि वो एक मेल ओमेगा है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मैंने उसे स्मेल किया और मैं एक अल्फ़ा हूँ, मेरी अल्फ़ा नोज़ धोखा नहीं खा सकता है। ये सुनने के बाद विंग का असिस्टेंट बोलता है कि वाह सर, आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन आपने उसका नाम नहीं पूछा और आप आकर पछता रहे हो। विंग बोलता है कि मुझे बस डर लग रहा था, मैं डर गया था उन लोगों से जो लोग मेरे पीछे कर रहा था। विंग का असिस्टेंट जिसका नाम आयु है, विंग उसे बोलता है कि आयु, तुम्हें एक काम दिया, उसे ढूंढ निकालो। ये सुनने के बाद आयु बोलता है कि सर, इतना बड़ा शहर है, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा, और तो और उसकी फ़ोटो भी नहीं है, मैंने उसे देखा भी नहीं है कभी। विंग बोलता है कि मैं बना सकता हूँ उसका फ़ोटो। फिर विंग स्केच करने बैठ जाता है। विंग ड्राइंग में बहुत अच्छा था, लेकिन अंधेरे में उसका फेस उसने बस एक झलक ही दिखा था, उसको याद नहीं आ रहा था कि कैसे बनाई। उसने बना लिया था, ठीक ठाक था, देखने में लालवांग जैसा लग रहा था, बट वो उतना भी ठीक ठाक नहीं था। विंग बोलता है कि सिट यार, मैं इतना अच्छा ड्राइंग कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं इसे बना क्यों नहीं पा रहा हूँ। विंग बहुत टाइम तक कोशिश करने के बाद फाइनली वो लानवांग जी जैसा हूबहू देखने वाला एक ड्राइंग बना लेता है, मतलब कि स्केच बना लेता है उसका, और फिर उसे आयु को दिखाते हुए बोलता है कि आयु ये देखो, यही था वो मेल ओमेगा। ये सुनने के बाद आयु उस पिक्चर को देखता है, मतलब कि उस स्केच को देखता है और बोलता है कि ओह अच्छा, तो ये था जिसने आपकी दिल चुरा लिया है। और फिर आयु बोलता है कि ठीक है, मैं इसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, वैसे भी छोटा सा शहर है, ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर विंग बोलता है कि तो फिर ढूंढो ना, अगर ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा तो जल्दी ढूंढो उसे। फिर आयु बोलता है कि सर, मैं अपने साड़ी के सारे लोगों को बोलता हूँ इस ओमेगा को जल्द से जल्दी ढूंढ निकाले आपके लिए। और ये बोलने के बाद आयु उस केबिन से बाहर जाता है। विंग बोलता है कि मुझे घर जाना होगा, मेरी मॉम मेरे लिए चिंता कर रहा है। फिर विंग घर के लिए निकल जाता है। विंग के बारे में बता दो, विंग का डैड नहीं है, विंग का डैड कुछ साल पहले ही गुजर गए। अब सिर्फ विंग के पास विंग का मॉम है। विंग अपना घर पहुंच जाता है। विंग का घर बहुत बड़ा है क्योंकि विंग बहुत रिच है। जब विंग घर पहुंचता है तो उसकी मॉम को विंग बोलता है कि मॉम हेलो, और फिर अपनी मॉम को पूछता है कि मॉम आप कैसे हो, मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया था, क्या आपने मुझे मिस किया। और फिर विंग अपनी मॉम को जाकर हग करता है। विंग देखता है कि दूर सोफे में एक लड़की बैठी हुई है जो कि विंग की तरफ पीठ करके बैठी हुई है। ये देखकर विंग अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम, ये लड़की कौन है। उसका मॉम मुस्कुराकर बोलता है कि विंग आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। और फिर उसका मॉम विंग को उस लड़की के सामने ले जाता है और
उसके बाद विंग सोफ़े में उसके सामने बैठ गया। विंग का मॉम भी बैठ जाता है। फिर विंग का मॉम बोलता है कि बेटा इसे नहीं जानते, देखो इसे, तुम इसे बचपन से ही जानते हो, तुम्हारे साथ बचपन से खेली है, बस एब्रॉड गई थी पढ़ने के लिए, कल ही वापस आई है। विंग बोलता है कि रुको मुझे सोचने दो। फिर विंग उसे देखते हुए बोलता है कि अंजलि। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलता है कि हाँ विंग कैसे हो। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि अरे वाह तुम तो कितने बड़े हो गए हो। और फिर अंजलि बोलता है कि तुम भी तो कितने बड़े हो गए हो विंग, मैं हर वक्त तुम्हें फ़ोन पर देखती रहती हूँ, टीवी पर देखती रहती हूँ, और तुम्हारी जगह तो कोई नहीं ले सकता, तुम इतने बड़े सिंगर बन चुके हो, सॉन्ग राइटर हो। ये सुनने के बाद विंग मुस्कुरा कर बोलता है कि बस भी करो यार। विंग उसे बोलता है कि अब अपने बारे में कुछ बताओ। अंजलि बोलता है कि वो दरअसल पापा की तबीयत ख़राब है इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ओह तुम्हारे पापा का तबीयत ख़राब है। अंजलि बोलता है कि हाँ, और वैसे भी तुम्हें देखने का फुर्सत भी नहीं मिलता है, तुम तो एक स्टार बन चुके हो ना, क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिलेगा। ये सुनने के बाद विंग हंसते हुए बोलता है कि पागल कहीं की। और फिर तभी विंग की मॉम बोलता है कि बेटा मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि हाँ मॉम बोलो। फिर उसका मॉम बोलता है कि बेटा तुम्हें अंजलि कैसी लगी। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मॉम अंजलि मेरे दोस्त है बचपन की, वो मुझे बुरी कैसे लग सकती है। ये सुनने के बाद मॉम बोलता है कि तो फिर तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि किस बात का। उसका मॉम बोलता है कि देखो अंजलि कितनी अच्छी लड़की है, और वो अभी एब्रोड से पढ़ाई करके वापस भी आ चुकी है, और तो और वो मेरे कितने ख्याल रखती है, और तुम तो हर वक्त बाहर रहते हो ना, कभी इस सिटी में तो कभी उस सिटी में। अब बस एक बार शादी कर लो और मुझे एक बहू दे दो, उसके बाद तुम कहीं भी जाना, उसके बाद मैं घर में अकेला थोड़ी ना रहूँगा। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मॉम शादी, मुझे भी शादी नहीं करनी है। विंग उसकी मॉम की तरफ देख रहा था। उसकी मॉम बोलता है कि शादी नहीं करनी है, तुम कब करोगे शादी, तुम्हारी शादी का उम्र हो गया है बेटा। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मॉम मैंने आपको कहा ना, जब तक मुझे मेरा दिल के अच्छे जैसा कोई नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद अंजलि बोलता है कि विंग तुम आंटी की बातों का बुरा मत मानना, आंटी तो बस ऐसे ही कह रही है, तुम जब तक तुम्हें अच्छा कोई नहीं मिलता तब तक तुम शादी नहीं करना, और वैसे भी शादी सोच समझ के किया जाता है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि थैंक यू, मैं थक गया हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से चला गया। विंग अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है, शावर लेने के बाद वो बाहर आता है। वो लानवांग जी के बारे में सोच रहा था। फिर से उस सीन को, उस मोमेंट को वो याद करता है जब लानवांग जी उसकी फेस को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था, और फिर उन दोनों के बीच एक किस हो गई थी। हाँ माना कि विंग ने मास्क पहन कर रखा था, लेकिन फिर भी वो फीलिंग्स विंग के लिए फ़र्स्ट टाइम था, क्योंकि ये विंग का फर्स्ट किस था। और ये सोचकर ही विंग को शर्म आ रहा था। विंग का दोनों कान रेड हो गया था। विंग बोलता है कि वो कौन हो तुम, तुमने मेरे दिल पर ये क्या जादू कर दिया है, तुम्हारी वजह से अब तो मुझे नींद भी नहीं आएगा। विंग सोने की कोशिश करता है, लेकिन हर वक्त वो सिर्फ वांग जी के फेस के बारे में सोच रहा था, उसकी आंखों के बारे में, उसकी लिप्स के बारे में, उसकी हरकत के बारे में। जब वो दौड़ कर लान वांग जी के साथ भाग कर वहाँ से आ रहा था, उस टाइम का जो सीन था वो भी विंग याद कर रहा था। विंग बोलते कि उफ, शायद अब मैं पूरी रात सो भी नहीं पाऊँगा। सीन चेंज होता है। विंग ने अपने लोगों को लगाया था वांग जी को ढूंढने के लिए, लेकिन टाइम बीतते रहते हैं, लेकिन वो लोग वांग जी को ढूंढ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वांग जी शहर के लास्ट सीमा पर रहते हैं, जिसकी वजह से वांग जी को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और वांग जी एक डिलीवरी बॉय था, वो आज कभी यहाँ तो कभी वहाँ, यहाँ वहाँ करता रहता था, जिसकी वजह से वांग जी को ढूंढना मुश्किल भी था। और वांग जी हेलमेट पहनकर रास्ते में निकलता था, तो वांग जी को देखकर कोई पहचान भी नहीं सकता है कि ये वांग जी हैं। विंग वांग जी को ढूंढने के लिए उसके बहुत सारे लोगों को लगाया था, लेकिन वांग जी को वो ढूंढ नहीं पाया था। इस तरह से 6 महीने और बीत जाते हैं, और विंग का एक और कॉन्सर्ट उसी सिटी में होने के लिए मतलब कि अनाउंस हो जाता है कि विंग का अब फिर से एक नया कॉन्सर्ट होने वाला है। इस सुनने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा खुश तो था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि इतने पास विंग रहेगा, इतने पास वो आकर स्टेज में परफॉर्मेंस करेगा, उसका एक कॉन्सर्ट होने वाला है उसी के सिटी में, लेकिन
वांग जी इतना अनलकी है, वो कभी भी जा नहीं पाता है क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिलता है। उसका काम इतना ही है ना, डिलीवरी, वो कोई आम काम नहीं है। इधर वेन चाओ उसके सारे दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है। देखो यार, वांग जी विंग को कितना पसंद करता है, वो उसका इतना बड़ा फ़ैन है, विंग उसका क्रश है। और अगर विंग इतने पास आकर भी वो वांग जी उससे मिल नहीं पाएगा और ना ही उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे देख पाएगा, ना ही वो स्टेडियम में जा पाएगा, तो फिर वांग जी को कितना बुरा लगेगा। और हम ये दोस्त होकर देखेंगे कि वांग जी बस दुखी हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। ये सुनने के बाद उसके सारे के सारे दोस्त बोलता है कि हाँ यार, हमें वांग जी के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो कितने सालों से कोशिश कर रहा है कि एक बार वो विंग के कॉन्सर्ट में जाएगा और जाने के बाद वो विंग का ऑटोग्राफ लेगा, विंग के साथ सेल्फी लेगा। लेकिन बेचारा ये मुमकिन उसके साथ होता ही नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनलकी समझता है क्योंकि उसका काम ही इतना ज़्यादा है। क्यों ना इस बार हम वांग जी को एकदम फ्री कर दे और उसके बाद उसे वहाँ पर भेज दे। नी हुसैन बोलता है कि अरे वाह, ये तो अच्छा प्लान है। वेन चाओ नी हुसैन को बोलता है कि नी हुसैन, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम वांग जी के साथ जाओगे। नी हुसैन बोलता है कि मैं जाऊँगा। तभी वेन चाओ बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम भी विंग का बहुत बड़ा फ़ैन हो, इसीलिए तुम्हें भी जाना चाहिए। नी हुसैन खुश होकर चिल्लाते हुए वेन चाओ को हक करता है। नी हुसैन एक मेल ओमेगा है और वेन चाओ एक अल्फ़ा है और वेन चाओ नी हुसैन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। नी हुसैन बोलता है कि अगर मैं और ईबो दोनों चले जाएंगे तो फिर बेकरी को कौन संभालेगा। तभी बाहर से आवाज़ आता है, क्यों, मैं हूँ ना। वेन निंग अंदर आते हुए बोलता है कि मैं और वेन चा गगा हम संभाल लेंगे, है ना। ये सुनने के बाद वेन चा बोलता है कि हाँ, हम दोनों संभाल लेंगे, तुम दोनों जाओ। ये सुनने के बाद नी हुसैन बोलता है कि ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये बोलने के बाद नी हुसैन बोलता है कि मैं बस ड्रेस चूज़ करता हूँ कि मैं कौन सा ड्रेस पहन कर जाऊँगा। नी हुसैन बोलता है कि अभी एक हफ्ता टाइम है। नी हुसैन बोलता है कि टाइम है तो क्या हुआ, मैं अभी जाकर चूज़ कर लेता हूँ। और ये बोलने के बाद नी हुसैन अपने कमरे में चला जाता है। इधर विंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बेडरूम में बैठा हुआ था और बैठकर वो वांग जी की स्केच को देखते हुए बोलता है कि तुमने क्या जादू किया है मेरे ऊपर, बोलो, और तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो। इतने छोटे से शहर है बट तुम मिल ही नहीं रहे हो। क्या तुम्हें मेरे पास नहीं आना है। मेरे दिल को चुराने के बाद तुम चोर जैसे छुपते फिर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारे नाम में पुलिस में कंप्लेन करूँगा। और ये बोलने के बाद विंग हंसने लगता है। विंग बोलता है कि तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे फेस को देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। बस एक बार मिल जाओ, बस एक बार। और विंग उसकी फ़ोटो को किस करने लगता है। और इधर सीन चेंज होता है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी अपनी हेलमेट को उतारता है और उतारने के बाद वो बेकरी के अंदर जाता है। वेन चाओ से बोलता है कि वांग जी, एक गुड न्यूज़ है, मैंने तुम दोनों के लिए टिकट ले लिया है और एक हफ्ते बाद ही तुम जा रहे हो। तुम्हारे फेवरेट सिंगर, तुम्हारा फेवरेट डांसर, सॉन्ग राइटर, उसका परफॉर्मेंस देखने। ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि क्या मतलब। वेन चाओ उसे 2 टिकट दिखाते हुए बोलता है कि मुझे मिल गया। वांग जी उसके हाथों से टिकट को छीनते हुए बोलता है कि तुम्हें मिल गया इतनी आसानी से। वेन चाओ उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे ना समझते हो, मैं कितना स्मार्ट हो ना। तभी वहाँ पर नी हुसैन आते हुए बोलता है कि हाँ, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। और फिर नी हुसैन बोलता है कि ये 2 टिकट देख रहे हो लानवांग जी, इसमें मैं और तुम जा रहे हैं। ये सुनने के बाद लानवांग जी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि वेन चाओ, तुम नहीं जा रहे हो। वेन चाओ बोलता है कि देखो, मुझे वो विभूजन पसंद नहीं है और वैसे भी वो कितना भद्दा सा गाता है, उसे मुझे नहीं देखना है। तुम एक काम करना, तुम अपने मोबाइल में वीडियो बना के लाना, मैं उसे देख लूँगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि तुम मेरे सिंगर को, मेरे क्लास को बिल्कुल भी भद्दा नहीं बोलोगे, समझे। और ये बोलने के बाद लानवांग जी उन दोनों टिकट को देखने लगा। और फिर लानवांग जी बोलते कि फाइनली मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ। और फिर ये बोलने के बाद लानवांग जी अपने कमरे में चला जाता है। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी हर रोज़ डिलीवरी करता और विंग सिर्फ वांग जी का स्केच बनाता था। वो सिर्फ वांग जी को देखता था, मतलब कि वांग जी के स्केच को, और उसे याद करता था और उसी मोमेंट को याद करता था जब वो वांग जी के साथ दौड़ रहा था, किस कर रहा था, वो सब कुछ। वो बस वांग जी के बारे में ही सोचता था दिन भर। और वांग जी अपने हार्ड वर्क को लेकर बिजी था। वो डिलीवरी करता था और फिर वापस आता था
ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। अब विंग का परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है, वो अब कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है। नी हुसैन और लन वांगजी सुपर एक्साइटेड थे। शाम होते ही वो दोनों रेडी हो जाते हैं और अपनी स्कूटी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर विंग परफॉर्मेंस करने वाला था, उसका शो होने वाला था। वो दोनों स्टेडियम के बाहर थे और फिर वो दोनों जब अंदर जाते हैं वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि स्टेडियम पूरा फुल हो चुका था। विंग अभी तक नहीं आया था। इसी दौरान उसके फ़ैन ने पूरा क्राउड मचा दिया था। वहाँ पर जितने सारे सीट थे सब कुछ बुकिंग हो चुका था। वांगजी और न्यूसेन बहुत मुश्किल से अपने सीट को ढूंढता है। ढूंढने के बाद वो लोग बैठ जाते हैं। वांगजी बोलता है कि अभी तक विंग नहीं आया है और देखो उसके फैंस सारे के सारे जितने सारे फैंस हैं वो सब आ चुके हैं। ये सुनने के बाद न्यूसेन बोलता है कि क्योंकि वो एक स्टार है और वो कितना हैंडसम है ना। ईबू बोलता है कि हाँ वो बहुत हैंडसम है, इसीलिए तो मैं उसे इतना लाइक करता हूँ। न्यूसेन बोलता है कि मी टू। और फिर तभी एक म्यूज़िक प्ले होता है और विंग गाना गाते हुए स्टेज के ऊपर आता है। उसे देखकर उसके सारे के सारे फैंस चिल्लाने लगते हैं। वो लोग सीटी बजाने लगते हैं। विंग को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। वांगजी बोलते हैं कि ओह माय गॉड, हैंडसम आ चुका है, आंखों के सामने इसे पहली बार दिख रहा हूँ। विंग गाना गा रहा था और उसके पीछे बहुत सारे जो कि लड़के थे वो डांस कर रहे थे। वांगजी बोलता है कि काश मैं स्टेज पे होता और उसके हाथ पकड़ के नाच रहा होता, बस मैं उसे एक बार टच करता। लेकिन वांगजी को पता नहीं है कि विंग को उसने टच नहीं, डायरेक्ट किस कर लिया है। उस दिन जो उसने मार्क्समैन को बचाया था वो और कोई नहीं, खुद विंग था। विंग एक सॉन्ग गाने के बाद अपना डांस परफॉर्म करता है। उसका डांस देखकर ईबो और न्यूसेन भी चिल्ला रहे थे। सब लोग चिल्ला रहा था। विंग आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग खुश था। विंग को लगा कि आज शायद वो पर्सन उसे मिल जाएगा जिसकी तलाश में वो 6 महीने से तड़प रहा है। लेकिन विंग सबकी तरफ देखता है, वहाँ पर वो इंसान नहीं था जो विंग ढूंढ रहा था जिसको। उसने लान वांगजी की तरफ ध्यान नहीं दिया था क्योंकि लान वांगजी सबसे पीछे में बैठा हुआ था। विंग अपने डांस परफॉर्म करने के बाद वो एक स्पीच देने के लिए रुकता है और फिर वो पानी पीता है। पानी पीने के बाद वो स्पीच देने के लिए माइक के पास आता है और फिर वो बोलता है कि हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इवनिंग नहीं, अब तो नाइट होने वाला है क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक छोटा सा स्पीच देने के बाद मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। उसके बाद आप अपने घर जा सकते हो। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस छोटी सी बात। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने सारे फैंस थे वो चिल्लाने लगते हैं। वो विंग के नाम लेने लगता है। विंग अपने फेस के ऊपर एक प्यारी सी स्माइल लाता है और फिर अपनी लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को रखते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ। और फिर सब के सब जितने सारे फैंस थे वो चुप हो जाते हैं। फिर विंग बोलता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में घट चुकी है। मेरे साथ एक घटना हो चुकी है। फिर विंग बोलता है कि दरअसल आज से 6 महीने पहले मैं इसी शहर में आया था, मेरा एक नया शो लेकर आपके साथ। ये सुनने के बाद वो सारे के सारे फैंस चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यस यस यस। फिर विंग फिर से चुप कराते हुए बोलता है कि चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। विंग बोलता है कि परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद, शो ख़त्म होने के बाद मैं स्टेडियम के बाहर चला गया था। मैं गाड़ी के बाहर था, तब सब लोग घर चले गए थे। रात भी बहुत हो चुका था। मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकालता हूँ और निकालने के बाद बाहर ताज़ी हवा को महसूस करने लगा। मैं अपने मोबाइल को चलाते चलाते थोड़ा चलते हुए गाड़ी से दूर आ गया था। थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा दूर आ गया था। जब मुझे ये होश आया कि मैं अपनी गाड़ी से बहुत दूर आ चुका हूँ, तब मैंने अपने मोबाइल को पॉकेट में डाला और फिर मैंने अपने पीछे देखा। मैंने देखा बहुत सारे गुंडे जिनके हाथों में हथियार थे वो मेरी तरफ आ रहे थे। उन लोगों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। डर लगने की वजह से मैं वहाँ से भागने लगा। मैं उल्टे दिशा में भागने लगा जिसकी वजह से मैं गाड़ी से और दूर हो गया और वो लोग मेरे पीछे भाग रहे थे। और तभी वांग जी के पास एक कॉल आता है। वांग जी विंग की स्पीच को सुनने के बजाय अपने कॉल को उठाने के लिए अपने फ़ोन को पॉकेट से निकालता है। इधर विंग बोलता है कि और उस दिन मुझे लगा कि ये दिन मेरा आखिरी दिन है क्योंकि उनके पास जो हथियार थे मुझे लगा कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं भाग रहा था, मैं हेल्पलेस था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक इंसान फरिश्ता बन के मेरे लाइफ में आया। उसने मेरे हाथ को खींचकर एक कोने के साइड में ले गया और उसने मुझे बचाया। उसने मेरी जान बचाया
उसने मुझे अपने गाड़ी के पास छोड़ दिया और तब से लेकर ये 6 महीने तक मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे वो पर्सन नहीं मिला है। मुझे लगा कि आज शायद वो मेरे इस शो में आएगा, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं है। विंग जब ये सब कुछ बोल रहा था तब उस तरफ वांग जी अपने फ़ोन को कान में लगाकर किसी से बात कर रहा था। वांग जी बोलते कि हेलो हेलो विनिंग, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, यह बहुत तेज़ आवाज़ है, रुको मैं बाहर जाता हूँ। और फिर नी हुसैन बोलता है कि चलो मैं भी जाता हूँ, शो तो ख़त्म हो गया है ना। और फिर वो दोनों बाहर जाने लगते हैं फ़ोन में बात करने के लिए। विंग स्पीच देते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि बस वो मुझे एक बार दिख जाए। और तभी विंग की नज़र दरवाजे की तरफ जाता है जहाँ पर 2 इंसान बाहर निकल रहे थे। और तभी लाइट की रोशनी वांग जी की फेस के ऊपर लगता है और वांग जी का फेस विंग को दिखाई देता है। विंग जब वांग जी के फेस को देखता है तो बहुत शॉक्ड हो जाता है। विंग बोलता है कि ये यहाँ पर ही था। और फिर विंग उस माइक को छोड़ने के बाद स्टेज से नीचे उतरने जाता है। उसे ऐसे भागते हुए देखकर सारे के सारे फैंस चिल्लाने लगे, वो लोग चीखने लगे, वो विंग के नाम लेने लगे। लेकिन विंग सबको इग्नोर करते हुए स्टेडियम से बाहर आ जाता है। वो जब बाहर आता है तब वो देखता है कि लानवांग जी, मतलब कि वो पर्सन लानवांग जी और नी हुसैन रोड के उस साइड में थे और वो लोग फ़ोन में बात करते हुए स्कूटी में बैठ जाते हैं। लानवांग जी अपने बैग में चाबी को निकाल रहा था। इसी दौरान विंग बार बार लानवांग जी को चिल्लाते हुए बुला रहा था, लेकिन लानवांग जी के कान में फ़ोन था और नी हुसैन के कान में हेडफोन था, इसीलिए उन दोनों को सुनाई नहीं दे रहा था। और ऊपर से रोड में इतने सारे गाड़ियाँ थी, इसीलिए विंग भी रोड के उस साइड जा नहीं पा रहा था। वांग जी जब चाबी को निकाल रहा था, मतलब कि की को निकाल रहा था गाड़ी की, तब उसकी बैग से कुछ गिर जाता है। विंग ने ये नोटिस कर लिया था और फिर विंग बहुत मुश्किल से रोड की उस साइड जाता है, बट कोई फ़ायदा नहीं। लानवांग जी तब तक अपनी स्कूटी को लेकर नी हुसैन के साथ वहाँ से चला गया था। विंग वहाँ पर जाकर अपने घुटने टेक कर बैठ जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। विंग बोलता है कि इतनी करीब होकर भी तुमसे बात नहीं कर पाया, मैं कितना अनलकी हूँ। और तभी विंग नीचे की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में जो आंसू थे वो नीचे गिर रहे थे। विंग देखता है कि नीचे कुछ गिरा हुआ है। विंग उसे उठाता है। विंग बोलता है कि ब्रेसलेट, वो बहुत पुराना था और विंग उससे अच्छे से देखने लगा। उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, ईबो। ये देखने के बाद विंग बोलता है कि क्या ये तुम्हारा है? क्या तुम्हारा नाम ईबो है? ओह, तो तुम्हारा नाम ईबो है। दरअसल ईबो वांग जी का नाम है। वांग जी जब अनाथ आश्रम में था तब उसका नाम ईबो था, सब लोग उसे ईबो कह के बुलाते थे। और वो ब्रेसलेट वांग जी के बचपन का था, इसीलिए उसका बचपन का नाम ही लिखा हुआ था। जब उसने अनाथ आश्रम से लीव लिया था, जब वो निकल गया था, तब उसने अपने नाम को चेंज कर लिया था और उसने अपना नाम को चेंज करके लानवांग जी रख लिया था। दरअसल वांग जी वहाँ से इसलिए भाग गया था, मतलब कि स्टेडियम से इसलिए भाग गया था क्योंकि उसकी जो बेकरी था उसके किचन में आग लग गई थी और नी हुसैन ने उसे कहा कि हमें अभी चला जाना चाहिए। और वैसे भी ये तो शो ख़त्म भी हो चुका है ना, इसीलिए वांग जी वेनिंग की बात सुनकर वहाँ से चला गया था। और इधर वो घर में आकर अपने ब्रेसलेट को ढूंढने लगता है। वो बोलता है कि मेरा बचपन का ब्रेसलेट कहाँ चला गया। वो वेन चाहो से बोलता है कि शायद तुमने घर में रख दिया है, देखो अच्छे से। वांग जी बोलते हैं कि मैंने अच्छे से ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे अपना ब्रेसलेट कहीं नहीं मिला। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था और फिर वो वांग जी के ब्रेसलेट को देख रहा था। विंग ब्रेसलेट को देखते हुए बोलता है कि स्वीट हार्ट, तो तुम्हारा नाम ईबो है, तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह कितना स्वीट है। तभी वहाँ पर आयु आता है। आयु बोलता है कि बॉस आपने मुझे बुलाया। विंग बोलता है कि आयु एक काम करना पड़ेगा। और फिर आयु बोलता है कि क्या काम सर। फिर विंग बोलता है कि मुझे वो मिल गया है। आयु बोलता है कि कौन, वो ओमेगा, कहाँ मिला आपको? विंग बोलता है कि वो नहीं मिला है, लेकिन ये मिल गया है, इसके ज़रिए हम उसे ढूंढ सकते हैं। आयु ब्रेसलेट को हाथ में लेते हुए बोलता है कि सर हमने फ़ोटो दिखाकर ढूंढा, नहीं मिला, और आपको क्या लगता है ये ब्रेसलेट, ये पुराना सा ब्रेसलेट दिखाकर हम उसे ढूंढ लेंगे? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं यार, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, देखो। आयु बोलता है कि ईबो, ओह अच्छा, तो आप इसका नाम देख कर ढूंढोगे? विंग बोलता है कि हाँ। फिर आयु बोलता है कि सर आप एक सेलिब्रिटी हो और आप ऐसे ढूंढोगे उसे? विंग बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अनाउंस करो कि जिसका नाम ईबो है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इस शहर में जितने सारे लड़के के नाम, जितने सारे ओमेगा के नाम ईबो हैं, मैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद आयु बोलता है कि सर आप पागल हो गए हो, आपको पता है कितने कितने भीड़ जम जाएगा यहाँ पर।
कितने सारे इंसान का नाम ईबो हो सकता है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, इतने सारे इंसान के बीच में वो ज़रूर आएगा, क्योंकि वो मेरा शो देखने आया था, मुझे लगता है कि वो मेरा फ़ैन है। आयु बोलता है कि ठीक है सर, मैं अनाउंस करता हूँ। फिर टीवी में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, यूट्यूब में, सब जगह पर ये अनाउंस कर दिया गया था। यहाँ तक कि टीवी की न्यूज़ चैनल पर भी अनाउंस कर दिया गया था कि विंग ईबो नाम के लड़के और ईबो नाम की ओमेगा से मिलना चाहता है, जिनके नाम ईबो है। वो 3 दिन के बाद विंग की ऑफिस रूम के सामने आ जाए। विंग सबसे मिलना चाहता है, विंग अपने फैंस से मिलना चाहता है। ये सुनने के बाद वेन चाओ बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खबर है, जिन लोगों का नाम ईबो है वो लोग विंग के साथ मिल सकता है। वांग जी सुनने के बाद कहता है कि क्या, जिन लोगों के नाम ईबो है? फिर वेन चाओ बोलता है कि रुको, तुम्हारा नाम तो ईबो है ना? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि मेरा नाम लान वांग जी है। ये सुनने के बाद वेन चाओ बोलता है कि अरे यार, तुम्हारा नाम ईबो तो था ना, अब नहीं है, अब वांग जी है, तो क्या हुआ, तुम नहीं मिल सकते क्या? तुम्हारे पास एक मौका है विंग से मिलने का। वांग जी बोलता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मेरा नाम ईबो है, मेरा नाम चेंज कर लिया था। फिर वेंचा बोलता है कि चेंज कर लिया था, और वैसे भी वो लोग प्रूफ थोड़ी ना मांग रहे हैं, वो लोग बस इतना कह रहे हैं कि जिनका नाम ईबो है उनसे मिलना चाहता है, तुम बस बोलना कि मेरा नाम ईबो है। वांग जी बोलता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? वेंचा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तुम्हारा नाम तो ईबो है ना, बस तुमने चेंज कर लिया है। वांग जी बोलता है कि ठीक है, तो फिर 3 दिन बाद मैं भी मुझसे मिलने जाऊंगा। फिर ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब वो वाला दिन आ जाता है जब विंग ने कहा था कि ईबो नाम वाले इंसान से विंग मिलना चाहता है। जितने सारे ईबो के नाम के इंसान थे ना उस शहर में, उस सिटी में, सारे के सारे सुबह से जाकर ही विंग की ऑफिस के सामने जमा हो गए थे। वो सब लोग विंग से मिलने के लिए विंग का पोस्टर लेकर चिल्ला रहे थे। विंग बोलता है कि इनमें से वो ज़रूर आएगा वो मेरा ईबो। विंग सबको बाहर से देख रहा था, और तभी वो आयु को बोलता है कि आयु चलो, अब सबसे मिलने का वक्त हो चुका है। फिर विंग सबसे मिलने के लिए एक चेयर में जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि एक एक करके मेरे पास भेजो। इधर वांग जी को दिखाया जाता है जो कि डिलीवरी करने के लिए शहर के बाहर गया था। वो बार बार अपने मोबाइल को चेक कर रहा था, वो बस टाइम देख रहा था कि कितना ज़्यादा वक्त बीत गया है। वो कब से डिलीवरी करने आया है, शहर के बाहर आया है, क्या आज वो विंग से मिल पाएगा? विंग ने उसे इतना बड़ा मौका दिया है, जिनका नाम ईबो है वो विंग से मिल सकता है। भले ही लान वांग जी ने अपना नाम चेंज कर लिया है, लेकिन पहले तो वो ईबो था ना, तो वो अभी मिल सकता है। उसे विंग से मिलने का इतना बड़ा मौका मिला है, वो ये मौका नहीं खोना चाहता है। ईबो अपनी जल्दी जल्दी काम करता है। इधर विंग सबसे मिल रहा था, लेकिन ईबो तो वहाँ पर नहीं आया था ना, इसीलिए विंग सबको रिजेक्ट करता है। विंग बोलता है कि आयो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, दूसरे बुलाओ। ऐसे करके बहुत सारे लोग आते हैं विंग से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो ईबो नहीं आया था ना, तो विंग कैसे पहचानेगा उसको? विंग बोलता है कि नहीं, मैं उसे अच्छे से पहचानता हूँ, इनमें से कोई भी नहीं है। विंग सुबह से लेकर शाम तक टाइम दिया था कि 5 बजे के अंदर मुझसे मिलने आना होगा। ईबो मतलब कि लान वांग जी अपने मोबाइल को बाहर निकालता है। वो देखता है कि 4 बज गया है। वो अपनी स्कूटी को सुपर स्पीड में लेकर बेकरी के सामने आ जाता है। वो जैसे ही अंदर आता है तब तक कम से कम 4 बज के निकल चुका था। जब वेन चाओ और नी हुसैन और वेन निंग जब वांग जी को देखता है ना, वो बोलता है कि तुम इतने लेट क्यों आए? तुम्हें पता है 5 बजने वाले हैं, और अभी के अभी वो शो ख़त्म भी हो जाएगा जिसमें ईबो को बुलाया गया है, मतलब कि ईबो नाम के इंसान को बुलाया गया है। ईबो बोलता है कि तो फिर मैं क्या करूं? वांग जी बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, अब हो गया है, ख़त्म हो गया सब कुछ। वेंचा बोलता है कि तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, फुल स्पीड में गाड़ी को ले जाऊंगा। और वांग जी रेडी हो जाता है। वांग जी रेडी होकर नीचे आता है, तब 4:30 बज गए थे, अब बस आधा घंटा बचा था। फिर इधर विंग बोलता है कि और कोई बचा है? फिर आयु बोलता है कि सर सब लोग चले गए और कोई नहीं बचा। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि क्या वो नहीं आया? क्या उसका नाम ईबो नहीं है? आयु बोलता है कि बॉस, शायद वो ब्रेसलेट उसका नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। विंग बोलता है कि गलतफहमी कैसे हो सकता है, मैंने उसके बैग से इसे गिरते हुए देखा है, ये उसी का है और ईबो नाम उसी का है, तो इसका मतलब वो नहीं आएगा। आयु एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है कि सर अभी तो 5 बजने वाला है, लगता है वो नहीं आएगा। विंग सैड हो जाता है, उसका फेस अपसेट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। उसे उम्मीद था कि
ईबो नाम का अगर कोई पर्सन आएगा तो वो ज़रूर आएगा, क्योंकि सबको विंग ने बुलाया है। जब वांग जी ऑफिस के नीचे आता है तब वो देखता है कि 5 बजने ही वाले हैं, बस 2-3 मिनट बाकी हैं। वो रिसेप्शन में जाकर पूछता है कि क्या विंग सर चले गए। ये सुनने के बाद वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि आप कौन हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि मेरा नाम ईबो है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। वो लड़की हंसकर बोलती है कि क्या पागल, 3 मिनट के बाद 5 बज जाएगा और आप अभी आए हो। वांग जी बोलता है कि अभी तो 3 मिनट बाकी है ना, क्या मैं जा सकता हूँ अंदर। वो लड़की बोलती है कि रुकिए मैं कॉल करता हूँ। फिर आयु को कॉल करता है वो लड़की। आयु बोलता है कि क्या ईबो नाम का एक लड़का आया है, उसे भेज दो ऊपर। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि क्या कोई आया है। आयु बोलता है कि सर ईबो नाम का एक लड़का आया है नीचे। विंग बोलता है कि क्या ये वही है। ये सुनने के बाद आयु बोलता है कि मुझे नहीं पता। और तभी डोर पर नॉक होती है। विंग बोलता है कि अंदर आ जाओ। और फिर वांग जी दरवाजे को ओपन करता है। जब वांग जी को विंग अपने सामने देखता है तब वो हैरान था, वो बस उसे ही देख रहा था। फाइनली उसे वांग जी मिल गया जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। वांग जी बोलता कि मैं आई कम इन। ये सुनने के बाद विंग तो चुपचाप बस उसे ही देख रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। आयु समझ जाता है कि शायद यही वो है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा नाम ईबो है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि हाँ। और फिर उसे अंदर बुलाया जाता है, वो अंदर आता है और फिर वो बोलता है कि मेरा नाम ईबो है मैं। और तभी विंग अपने चेयर से उठ जाता है और जाकर वांग जी को कस के हक कर लेता है। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ। विंग इतना बड़ा फेमस सिंगर, डांसर, सॉन्ग राइटर, वो उससे हक कर रहा है। ये देख कर ईबो मतलब कि वांग जी वो तो पूरा हैरान था। वांग जी भी उसे बैक हक करता है। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग रोते हुए बोलता है कि इतना लेट क्यों किया तुमने, मैं तब से तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं काम पे बिज़ी हो गया था और मैं डिलीवरी करने के लिए गया था। वांग जी तो मैं कर रहा था, वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था। अपने क्रॉस को अपने सामने देखकर वो भी उसे हग करते हुए देखकर विंग की बाहों में है वो, मतलब कि कस के हग करके। ये तो वांग जी के लिए एक सपना था। ये वांग जी सोचता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। वांग जी अपने आप को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है। वो देखता है कि नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। विंग उससे अलग होते हुए बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है कि मुझे लगा कि ये सपना है, मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं, आप नहीं, तुम कहो। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है कि आप जैसे इतने फेमस। और तभी विंग बोलता है कि मैंने कहा ना। वांग जी उसकी तरफ देख रहा था। वांग जी बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। विंग उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ पता है, आप एक सिंगर हो, एक सॉन्ग राइटर हो, एक डांसर हो, एक्टर भी हो। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, पता है आप मेरे क्रश हो, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। विंग उसे हग करते हुए बोलते कि अगर उस दिन तुम मेरी जान ना बचाते तो आज मैं तुमसे मिल नहीं पाता। ये सुनने के बाद वांग जी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। वांग जी बोलता है कि मतलब। फिर विंग उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से वो जो मार्क्स वाला लड़का था जिसकी तुमने जान बचाई थी, वो असल में मैं ही था। ये सुनने के बाद वांग जी हैरान हो जाता है, क्या वो विंग था। वांग जी बोलता है कि वो कितना पागल है, जिस इंसान को वो इतना पसंद करता है, जो फेमस इंसान उसका क्रश है, वो उस दिन उसका हाथ पकड़ के घूम रहा था। यहाँ तक कि उन दोनों के बीच वो भी हो गया, फिर भी उसने उसे नहीं पहचाना। ये सोचकर ही वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग वांग जी की फेस को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसकी आंखों की आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि नहीं, तुम नहीं रोओगे, मुझे तुम्हारे साथ ज़रूरी बात करनी है। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी बोलता है कि ज़रूरी बात मेरे साथ। विंग बोलता है कि हाँ, ज़रूरी बात तुम्हारे साथ, ये बोलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर विंग अपनी फीलिंग्स को वांग जी को बताने लगता है कि वो वांग जी को लेकर क्या क्या फीलिंग्स रखता है अपने दिल में। आयु को समझ में आ गया था कि सर अब वांग जी के साथ क्या क्या बात करने वाले हैं, इसीलिए आयु चुपचाप केबिन से बाहर चला जाता है। विंग वांग जी की फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है, जब से तुम्हें देखा है तब से मैं बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। देखो तुम्हारे कितने सारे स्केच बनाए हैं मैंने। फिर वांग जी आसपास देखने लगता है। वो देखता है कि हाँ, हर जगह उसका ही स्केच है।
वांग जी बोलता है कि एक बार देखने से ही तुमने, और तभी विंग उसे बोलता है कि हाँ, मैंने एक बार देखकर ही तुमसे प्यार कर लिया था। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा लिप्स, तुम्हारा सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि लेकिन लेकिन मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं एक अनाथ। और तभी विंग बोलता है कि नहीं, तुम अनाथ नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम खुद को ऐसा क्यों बोल रहे हो? आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगे। वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग बोलता है कि वांग जी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और फिर विंग उसके सामने अपनी घुटने टेक कर बैठ कर बोलता है कि वांग जी, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। और फिर विंग एक डायमंड का रिंग दिखाते हुए बोलते कि वांग जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एक बार हाँ बोल दो ना। वांग जी अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जिसे वो इतना पसंद करता है, जिस सिंगर को वो इतना पसंद करता है, इतना लाइक करता है, वो उसका क्रश है। अचानक ही वो इंसान उससे प्रपोज़ कर रहा है शादी के लिए। हमारे लाइफ में हम अपने मॉम डैड के बाद जिनसे प्यार करते हैं वो है हमारा आइडल। हमारे आइडल को हम इतना प्यार करते हैं। किसी का फेवरेट सिंगर होता है, किसी का फेवरेट एक्टर होता है, किसी का फेवरेट के पॉप आइडल होता है। ऐसे ढेर सारे सबका फैंस अलग अलग टाइप के अलग अलग इंसान को पसंद करते हैं, जो कि उन लोगों का क्रश होता है। वांग जी का भी विंग क्रश है। वांग जी भी विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि विंग एक सिंगर है और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। और विंग दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है, और विंग का हर एक गाना वांग जी के दिल को छू जाता है। इसीलिए वांग जी उसे बहुत लाइक करता है। और वही पर्सन अगर हमें प्रपोज़ करे तो हमें कैसा फीलिंग होगा, वैसा ही वांग जी को हो रहा था। उसकी आंखों के सामने सब घटना को घटते हुए देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। विंग जब अपनी डायमंड रिंग को लेकर वांग जी को प्रपोज कर रहा था, तब वांग जी एक स्टैचू की तरह खड़ा था और वो सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। वो विंग को घूरे जा रहा था। उसे अपने कानों के ऊपर और अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वो एक सपना देख रहा है। विंग उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलते कि क्या हुआ वांग जी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? वांग जी रोते हुए बोलते कि नहीं विंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और फिर वांग जी अपने हाथों को बढ़ाता है। ये देखकर विंग की आंखों में भी आंसू आ गए। फाइनली उसने अपने पार्टनर को ढूंढ लिया, जिसे वो दिल से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिसके दिल में वो कब से छुपा हुआ है। विंग रोते हुए वांग जी को वो रिंग पहना देता है, और फिर वो वांग जी को हग करता है, और फिर वो वांग जी को किस भी करता है। उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है। फिर वांग जी के साथ विंग की शादी भी फिक्स हो जाते हैं। वांग जी के दोस्त लोग वांग जी की शादी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वांग जी ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मुश्किल से बिताया है। उसकी मॉम डैड के जाने के बाद वो अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ था, और अब वो बड़ा होने के बाद एक डिलीवरी बॉय बन गया था। लेकिन फाइनली उसे उसका प्यार मिल गया है, जिसे सिर्फ वो उससे प्यार करता है, और वो उसे हमेशा हमेशा के लिए खुश रखेगा। ये सब सोचकर ही उसके दोस्त लोग खुश हुए जा रहे थे। वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था। धीरे धीरे उन दोनों की वेडिंग डे भी आ जाती है, और फिर विंग के साथ वांग जी की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद वांग जी और विंग अपने वेडिंग रूम में थे। वेडिंग नाइट को स्पेंड करने के लिए वेडिंग चेम्बर में उन दोनों को लाया गया था। विंग और वांग जी दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वांग जी और विंग ने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर चुके थे। फिर भी उन दोनों को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। विंग ने वांग जी को एक क्यूट सा पेंडेंट गिफ्ट दिया था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए थे, बस बात कर रहे थे, ना ही टच कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को ही शर्म आ रहा था। वांग जी को समझ में आता है कि विंग को भी शर्म आ रहा है। वांग जी जब ये समझता है तो वो विंग की तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है। विंग जब इसे महसूस करता है तो वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को विंग बोलता है कि लंजा, क्या मैं तुम्हें लंजा बुला सकता हूँ? वांग जी बोलता है कि विंग, तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो। और फिर लन वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है। लन वांग जी जैसे विंग के हाथों को पकड़ता है तो विंग समझ जाता है कि अब लन वांग जी भी चाहता है कि विंग उसे प्यार करे। फिर विंग और कुछ भी नहीं सोचता है। विंग लन वांग जी को बोलता है कि लंजा, क्या मैं तुम्हें प्यार करूं? यह सुनने के बाद लन वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। विंग सीधा लन वांग जी की लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करते हुए बेड के ऊपर लेट जाता है।
वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। लन वांगजी भी विंग को डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे। विंग बार बार लन वांगजी को प्यार करते हुए ही बोल रहा था, लंजा आई लव यू। लन वांगजी भी विंग को लव यू टू बोलता है और फिर धीरे धीरे विंग लन वांगजी की साड़ी के सारे कपड़े को भी उतार देता है और अपने सारे कपड़े को भी उतार देता है। फिर सीन चेंज होता है। अब विंग लन वांगजी के साथ इंटीमेट हो रहा था और उन दोनों के बेड कांप रहे थे। लन वांगजी की बॉडी लाल हो गई थी। विंग भी पूरा स्वेटी हो गया था। लन वांगजी की बॉडी अप एंड डाउन हो रही थी और विंग पूरे रफली लन वांगजी के साथ इंटीमेट हो रहा था। और फिर लन वांगजी और विंग पूरी रात एक दूसरे को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब विंग और वांगजी की ट्विंस बेबी भी हो चुके थे और वो दोनों अपने ट्विंस बेबी के साथ पूरी ज़िंदगी हैप्पी हैप्पी रहने लगे और उनका बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा सिंगर भी बन चुका था अपने डैड के जैसा। और यहीं पर ही हमारी इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा क्यूट सा शानवांग फैन फिक्शन? अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कर देना। और हाँ, मैं इसका नाम बताना भूल गई थी। इसका नाम है अजब प्यार की गजब कहानी। थैंक यू सो मच जो लोग अभी तक फैन फिक्शन को सुन रहे हैं। इतना लॉन्ग फैन फिक्शन है मुझे पता है। और थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने हमारी फैन फिक्शन को आप तक पहुँचाई है। तो मिलती हुई एक और न्यू फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।